नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल और फिर हाजिर है लपेटे में नेताजी। आज हमारे साथ लपेटे में लेने के लिए बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जी हैं और उनके सामने कांग्रेस से रागिनी जी। लपेटे में लेंगे पवन आगरी साहब, गौरव चौहान, सुनील साहिल और आजाद शत्रु। तो शुरुआत गौरव जी आपसे। मुद्दों की बातें या बातों के मुद्दे हैं, दर्पण सभी को दिखाएंगे। कवियों की टोली में कविता की बोली में बार बार हंस कर आएंगे। लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, रागिनी जी आप पर मैं आता हूं। 4 चुनाव आपकी पार्टी हार चुकी, फिर भी आप लोग समर्पित कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन आपने उनके अंतर्मन की पीड़ा आज तक नहीं जानी। मैंने सुन ली। वो ये कहते हैं कि मेरी दुनिया सजा दो तो कुछ बात हो। पीड़ा समझो उनको, राजनीति में जबरदस्ती ढकेला उनको आप लोगों ने कि मेरी दुनिया सजा दो तो कुछ बात हो, 1 से 2 करा दो तो कुछ बात हो, और बाद में मुझको पीएम बनाना, सभी पहले दूल्हा बना दो तो कुछ बात हो। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही राहुल जी की कि सत्ता के गलियारों में गूंजता अब कोई शोर नहीं है, जमीन पर दामाद जी का भी चलता अब जोर नहीं है, जमीन पर दामाद जी का भी चलता अब जोर नहीं है। और शादी के बाद दिग्गी राजा जब से मौनी बाबा हुए, कांग्रेस के पास राहुल बाबा के सिवा कोई और नहीं है। एक चैनल की बहस में एंकर बोला, कांग्रेसी प्रवक्ता पर दागा गोला। कांग्रेस को रागा का राग नहीं गाना चाहिए, कांग्रेस को रागा का राग नहीं गाना चाहिए। राहुल जी को अब संन्यास दिलवाना चाहिए, राहुल जी को अब संन्यास दिलवाना चाहिए। एंकर महोदय तुरंत नजरों में खटक गए, वहां बैठे संबित पात्रा जी भड़क गए। कैसे? वहां बैठे संबित पात्रा जी भड़क गए, बोले राहुल जी भाजपा के सबसे दुलारे बालक हैं, वे राहुल जी भाजपा के सबसे दुलारे बालक हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा, वे तो हमारे सितारे प्रचारक हैं। और ये जो इन्होंने कहा है, लेकिन इसके बीच में से बात निकल के आती, बात से बात निकलती है, बात होती है तो कोई बात होती है, वरना बेबात कोई बात नहीं होती। मुझे तो आजकल कांग्रेस पे कुछ टिप्पणी करना ऐसा लगता है जैसे भ्रूण हत्या का प्रयास चल रहा हो। घात और प्रतिघात ये दल सह गया, घात और प्रतिघात ये दल सह गया, अब यहाँ जीवित कटप्पा रह गया, अब यहाँ जीवित कटप्पा रह गया। और इनका पप्पू ही मचाता खलबली है, पार्टी में बैठे कितने बाहुबली हैं। अच्छा 2 पंक्तियां और, मुझे लगता है ये दर्द जो है इनका नहीं है, सबका है, देश का दर्द है। ये हैदराबाद भी जाते हैं, ये जेएनयू भी जाते हैं, ये हैदराबाद भी जाते हैं, ये जेएनयू भी जाते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति का हलवा पूरी खाते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति का हलवा पूरी खाते हैं और भारत माँ की मर्यादा को मिट्टी में मिलवा देते। अब मैं देखना चाहता हूं कितने यहाँ पे सुनने वाले बैठे हैं, भारत माँ की मर्यादा को मिट्टी में मिलवा देते, इनका बस चलता अफजल को पद्मश्री दिलवा। रागिनी जी, ये एक छवि जो है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश के साथ नहीं है, ये छवि पार्टी को नुकसान दे रही है। और ये छवि बनी बीजेपी को, बीजेपी ने अगर बनी तो बीजेपी ने उसमें और हाथ लगाया, वो विपक्ष में थी, वो उनका काम था, लेकिन ये आपको आज तक नुकसान दे रही है जब 3 साल हो गए सरकार को। देखिए, आपने यहाँ लिखा हुआ है नरेंद्र बाहुबली, मैं कहूँगी कि नरेंद्र मुहबली जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है ये छवि बनाने में, जिनका भाषण ही उनका शासन है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं,
लिपटे रहत भुजंग। तो जितनी जहरीली बातें होंगी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ, उतना ही दृढ़ संकल्प होगा कांग्रेस का देश की सेवा करने का। आज आप 3 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर देखें, शायरी बहुत अच्छी लगती है, संगीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। 3 साल के सबसे ज्वलंत मुद्दे गिनवाइए। घर वापसी, लव जिहाद, गौरक्षा, असहिष्णुता, ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि विकास की तरफ ले जाती हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, ये देश को केवल विनाश की तरफ ही ले जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता आज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जनता बोल रही है। मेरी बहन रागिनी जी ने कहा कि आंकड़े बोलते हैं। रागिनी जी कह रही हैं कवि आपकी तरफ से बोल रहे हैं। कवियों का बात तो छोड़िए, ये तो ईवीएम को भी बोल रहे हैं कि ईवीएम भी हमारी बातें कर रही है। तो इसलिए ये तो जीवंत कवि हैं, फिर भी वो निर्जीव ईवीएम भी हमारा हो गया है। तो आप बताइए क्या होगा। दूसरी बात है, बहन रागिनी ने सही कहा, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 2 अच्छे लड़के थे, दोनों अच्छे लड़कों ने क्या कहा, यूपी को 7 पसंद है, यूपी को 7 पसंद है। नहीं 7 पसंद है, 7 दिया उनको, यूपी ने उनको 7 सीट दिया। तो आंकड़े कभी झूठ नहीं। इतना अच्छा अगर सेवा कर रहे थे लोगों का एकदम। और सेवा से मुझे याद आ गया, याद है ना मोदी जी ने कहा था स्कैम, तो राहुल गांधी जी ने स्कैम का फुल फॉर्म बताया था, S फॉर सेवा, C फॉर कमिटमेंट। बताइए, उनके लिए स्कैम सेवा था। तो धन्य है प्रभु, ऐसी सरकार भारत से गई। लपेटे में नेताजी चल रहा था, ये पूरे भारत को लपेटने में लगे हुए थे, लपेटने, सिमेटने और अपने रख के चलने में लगे हुए थे। आज आंकड़े सच बोल रहे हैं, अच्छे दिन आए हैं, तभी तो 325 सीट आया है, हवा से 300। अच्छे दिन से सीट या अच्छे दिन से लोगों के लिए रोजगार या लोगों की खुशहाली। चलिए इस पे आगे बात करेंगे। अरे संबित जी, चलिए हमने आपकी बात मान ली। अच्छा रागिनी जी जिस इंतजार में हो तो करिए। कि माना हमने मान लिया है कोई नहीं है टक्कर में, माना हमने मान लिया है कोई नहीं है टक्कर में, फिर क्या लाचारी थी तुमने नमक मिलाया शक्कर में, फिर क्या लाचारी थी तुमने नमक मिलाया शक्कर में। अरे राष्ट्रवाद की बातें छोड़ो, पहले हमको बतलाओ कब तक फंसे रहेंगे मोदी महबूबा के चक्कर में। महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज ही जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो मणि है, कांग्रेस के जो मणि हैं, मोदी महबूबा के चक्कर में इसलिए हैं, चक्कर में मतलब दोनों इसलिए सरकार चला रहे हैं क्योंकि जनता ने आदेश दिया है भैया 25 और 28 सीट देके। संबित जी से एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो नेचुरल अलाइज हैं ही नहीं, वो साथ में आए हैं, तो क्या आप बताइए, आज संबित जी भी कहेंगे कि हुर्रियत के नेताओं की क्या है कि सारी सिक्योरिटी हटा दीजिए, देश की जनता का पैसा है, पर क्या महबूबा जी वही बात कहेंगी? ये बात पूछी जा रही है। अफजल गुरु के बारे में ये हम पर आरोप लगाते हैं, पहले जरा पूछा जाए कि महबूबा जी उनके बारे में क्या कहती हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये केवल सत्ता के लालच पे बना हुआ है, जिसकी वजह से आज कश्मीर की ये हालत हो रही है। जहां तक नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, जहां तक आपने कहा कि अफजल गुरु के बारे में पूछ लो, मैं आपको बोल रहा हूं, बुरहान वानी 2006 से घूम रहा था, वो घूम रहा था, वहां किसने मारा उसको? हमने मारा, हमने ठोका उसको। आपने ठोक दिया होता उसको, मार दिया होता उसको। ये आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसी भाषा का प्रयोग करके मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है। आप ठोकने की बात कर रहे हैं। 56, मोदी जी का सीना चाहे कितना भी चौड़ा हो, इंदिरा जी की हथेली से ज्यादा चौड़ा नहीं था। 1971 में जिसकी छाप जो पाकिस्तान के मुंह पे लगी, वो आज तक है। जब इंसानियत इंसान को मार रही है, सियासत मुखौटे उतार रही है, भारत माता अपने बच्चों के लहू से सनी है, 56 इंच की छाती वालों, ये तो बता दो कि जनता को छाती पीटनी है या ठोकनी है? नहीं, मैं उसका कारण मैं रागिनी जी बात कहिए। एक कवि महोदय, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैं आपके इसी जो आपने अंतरा सुनाया अभी, उस पर सलाम करता हूँ इंडिया की आर्मी को। परसों ही एक वीडियो रिलीज किया है, और उस वीडियो में जो आपने अभी कहा ना, ठोकना है, ठोक दिया है। ठोकना है नहीं, ठोक दिया है। केजरीवाल जी,
कभी इस वीडियो को HD क्वालिटी में ना मांग ले सर, HD क्वालिटी में दिखाओ। हमारा सबका जो HD क्वालिटी में राहुल गांधी मांग सकते हैं मगर अब कुछ होगा नहीं। वो जितना मांगते हैं सबूत उतना सीट जाता है, वो यहाँ से मांगते हैं वहां से जाता है। मैं थोड़ा सा बात को अलग, जो आपने जिस गंभीर सवाल आपने उठाया है उस पे मैं थोड़ा सा प्रश्न आपसे भी करना चाहूंगा सवाल कि कभी लगा सोए भारत का पौरुष जागा है, कभी लगा जो लाल किले ने गोला दागा है, कभी लगा बूढ़ी आजादी पर यौवन आया, कभी लगा नामर सिंहासन जैसे गुर्राया, कभी लगा ठंडे लोहे पर धार करी हमने। और फिर से जो कविता सुनने वाला यहाँ आए थोड़ा उठाए इसको, ये सैनिक के गाल नहीं है लोकतंत्र पर चांटे हैं, ये सत्ता की मक्कारी है कुर्सी के सन्नाटे हैं। अपनी क्षमता को मोदी जी क्रुद्ध करो या बुद्ध करो, अपनी क्षमता को 4 जून को जो होने वाला है, फिर आप जो लोग कर रहे हैं, अपनी क्षमता को मोदी जी क्रुद्ध करो या बुद्ध करो, या तो क्रिकेट ही खेलो या आर पार का युद्ध करो। नंबर 1 देखिए, अभी जो ये प्रश्न हमसे बार बार पूछा गया कि ये सेना के शौर्य के पीछे मोदी जी और ये सरकार कब तक छिपेगी, ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था 71 में, संजय गांधी और उनके परिवार के लोग युद्ध लड़ रहे थे। अरे वो सेना ही तो लड़ रही थी ना 71 के युद्ध के बाद, और 71 के युद्ध के बाद आके हाय हमने सब कुछ कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, और हमें बोल रहे हैं सेना के पीछे छुपे हुए हो। दूसरी बात, लोकतंत्र पे तमाचा, लोकतंत्र पे तमाचा तब होता है जब सेना निकल कर कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और युवराज कहते हैं ये खून की दलाली है। ये लोकतंत्र पे तमाचा है। रागनी जी, मैं देखिए एक बात माननी पड़ेगी, इच्छा शक्ति में तो अंतर दिखा है। पहले सेना से लेकर पीएम तक सभी रिमोट से ही चलते थे, लेकिन इस बार निर्णय कुछ हो रहे हैं, भले उसके कंसिक्वेंसेस कुछ अलग आ रहे हो, सैनिक बार बार हमले हो रहे हो, लेकिन जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि, और एक बात आप सुन लें, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम कभी किसी की पार्टी के आदमी नहीं है, हम केवल अपनी अपनी बीवी के आदमी हैं, ये कंफर्म है। आप सुनिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बटला हाउस भूल गए? बटला हाउस भूल गए क्या? किसने पीटी छाती थी? किसके तन से गंध हमेशा पाकिस्तानी आती थी? किसके शासन काल में घाटी में सुलगे अंगारे थे? कश्मीरी पंडित बेचारे फिरते मारे मारे थे। अरे फीता लेकर रहे नापते तुम जिसकी चौड़ाई को, फीता लेकर रहे नापते तुम जिसकी चौड़ाई को, उसने फिर औकात दिखा दी पाकिस्तान कसाई को। अरे अंगारों को ठंडा कर दे, सुनना रागनी जी, अंगारों को ठंडा कर दे, उसे पसीना कहते हैं, इसको ही तो प्यारे 56 इंची सीना कहते हैं। अब तुलना कर लीजिए। देखिए मेरी शैली में व्यक्तिगत आलोचना और कटाक्ष आता नहीं है, इसलिए आप घबराइए मत। मैं आप पर क्या किसी पर यहाँ इल्जाम नहीं लगाने वाली हूँ कि वो कहीं किसी, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कौन किसका पिट्ठू है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं आज एक बहुत ही मूलभूत सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हमारे 215 सैनिक शहीद हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, जब 103 कश्मीरी सिविलियन मर चुके हैं पिछले 3 सालों में, जब 4000 करोड़ से ज्यादा की हमारे देश की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, तो ऐसे में क्या सत्ताधारी सरकार से ये पूछना बहुत गलत है कि ये साड़ी, बर्थडे, शॉल डिप्लोमेसी क्यों हो रही है? आप थाली के बैंगन की तरह कभी बहुत ज्यादा अकड़े हुए एक तरफ ढुलते हुए नजर आते हैं तो आप कहते हैं कि कलाकारों को वापस भेज दीजिए, क्रिकेट मैच बंद कर दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ पाते हैं कि अचानक नरेंद्र मोदी जी अपनी ही फ्लाइट बदलकर बिरयानी खाने के लिए जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं। तो क्या ये एक आप कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी दे पाने में सफल हो रहे हैं? मैंने संबित जी इसलिए आपसे ये बात पूछी थी कि आप सेना की वीरता का श्रेय कब तक लेते रहेंगे, क्योंकि आपकी विदेश नीति में, आपकी कूटनीति में ऐसा कुछ श्रेयस्कर नजर नहीं आता है जिसके लिए ये जनता ताली पीटे। देखिए रागिनी जी ने एक बात सही कहा कि पहले तो जनता जो है वो समझदार है, तभी नतीजे आ रहे हैं हम सबके सामने। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि बहुत देश का नुकसान हो गया, बिल्कुल सही बात है। जब एक भी कोई शहीद होता है तो देश के लिए बहुत नुकसान का विषय है, शहादत नुकसान का विषय है। इतना नुकसान हुआ, थाली के बैंगन हम बन गए, सब कुछ सही हुआ, तो इन्होंने एक दूत भेजा पाकिस्तान, सरकार गिराना होगा, मोदी सरकार गिराना होगा। वही मणि गए थे, मणिशंकर गए थे, मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में
आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट सिलेक्टिव आप स्पीच उठाकर कुछ भी बोलते हैं। दो मंत्री आप सबने टीवी में देखा, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के एंकर को कहा कि मोदी को हटाना होगा, तो एंकर कहते हैं हम हटाएंगे क्या ना, बताइए कमाल है, इससे ज्यादा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, सलमान खुर्शीद जो कि पूर्व विदेश मंत्री थे, वो जाके सेमिनार में पाकिस्तान में कहते हैं हाँ पाकिस्तान तो शांति चाहता है मगर ये मोदी जी शांति नहीं चाहते हैं, और आप यहाँ बोल रहे हैं देश का नुकसान हो गया। तो आप क्या सोचते थे, ऐसे ऐसे कबूतरों को हम भेजे जैसे कबूतर दोनों गए थे। पूरा देश चाहता है कि जब तक पाकिस्तान की ये हरकतें चल रही हैं, किसी भी तरह की जनता की आवाज की सांस्कृतिक रिश्ते खेल ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या होगा कि बदनसीब भारत फिर से कातिल के हाथों को चूमेगा, बदनसीब भारत फिर से कातिल हाथों को चूमेगा। गेंद चिता पर उछलेगी, लाशों पर बल्ला घूमेगा। गेंद चिता पर उछलेगी, लाशों पर बल्ला घूमेगा। क्यों इतनी मजबूरी है, आखिर क्यों उनके संग खेले हम। पिच पर हाथ मिलाओ तुम, सरहद पर गोली झेले। पिच पर हाथ मिलाओ तुम, पिच पर हाथ मिलाओ तुम, सरहद पर गोली झेले हम। अरे बीसीसीआई विवश करो मत, जहर घूंट का पीने पर मत गाड़ो स्टंप आज घायल सैनिक के सीने पर। मत गाड़ो स्टंप, मत गाड़ो स्टंप आज घायल सैनिक के सीने पर। शहादतों की क्या होगा देखिए, शहादतों की खामोशी पर जश्न निकाला जाएगा, विधवाओं की छाती पर अब टॉस उछाला जाएगा। विधवाओं की छाती पर। आखिरी पंक्तियां और सुन ले आप ये मोदी जी तक बात पहुंचाएं कि जब तक हाफिज जिंदा है, जब तक दाऊद जिंदा है, कोई मेल ना होने दो और गिरगिट की औलादों से क्रिकेट का खेल ना होने दो। गौरव जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है और सही है इसका। मैं भी नहीं मानता कि कोई क्रिकेट क्या किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। मैं आपको देखिए, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं, मगर मैं आपको आज बधाई भी देता हूं और इतना बताता हूं। आपने गेंद और बल्लों की बात की, मैं इतना कहना चाहूंगा कि वहां से गोली आएगा तो यहां से गोला जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं, देखिए हम सरकार, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, माइक सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उत्तर दे रहा हूं। कैसे सुन, आप अगर संबित जी इतना आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ की जनता को, तो देश को आश्वस्त करिए और कहिए कि 4 जून को मैच नहीं होगा। उन्होंने कहा भारत बदनसीब है, भारत की बदनसीबी को हटाइए सरकार। देखिए, मैं तो यहाँ बैठ के मैच तो बंद ही करा सकता ना, बंद कराने के लिए मुझे दरवाजे से बाहर तो जाना पड़ेगा ना। तो आप चिंता मत करिए, उस विषय में जरूर निर्णय लिया जाएगा, हम लोग इस विषय पे बात भी करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है, आज मैं यहाँ जनता भी बैठी है, आप बताइए, आर्मी के लोग खुद निकलकर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, पहले क्या होता था, गोली आता था तो मनमोहन सिंह जी भाग के जाते थे, मैडम मैडम गोली आया है। नहीं, सुन तो लीजिए, मैडम 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 गोली आया है। मैडम बोलती थी कहां से गोली आया है, इतने देर में सब नुकसान हो गया। अब नहीं, अब देखिए, अब मैडम भी समझ नहीं पाती थी कौन सा गोली, तब तक सब हो चुका होता था। अब अगर वहां से गोली आती है, मोदी जी ने पहले से ही हाथ खोल रखा है, भैया पूछना नहीं है, गोला दाग देना है। देखिए, मैं तो आज आपसे स्पष्ट जवाब चाहती हूँ। कश्मीर में आतंकवाद के मामले में, पत्थरबाजों के मामले में, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की बीच में विरोधाभास क्यों है, आपने नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि महबूबा जी से क्यों गले लगाने में कतराते भी हैं और गलबैया होना भी चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, आप जवाब नहीं दे पाए। गोली दागने और ठोकने की बात आपने की, उसमें मोदी जी श्रेय लें, लेकिन 1971 में जहां पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वहां पर आपको गांधी परिवार के ऊपर चुटकुला ही करना है। तो मुझे तो लगता है संबित जी, एक आध बार आप भी वहां बैठ जाइए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी चुटकुलेबाजी और शेरो शायरी करते हैं। लेकिन किशोर जी, प्रवक्ता का धर्म यह है कि वो पार्टी के निर्णयों को बीच में रखे। केवल चुटकुला सुनाने से और कॉमेडी सर्कस बनाकर हंसाने से देश की समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए, देश का सबसे बड़ा चुटकुला कौन है, हर कोई जानता है, इसलिए चुटकुला तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, मैं आज उत्तर देता हूं, आज उत्तर दे ही दे। इन्होंने, देखिए, मेरी बहन रागिनी ने कहा है कि उनको बड़े जोर से कहा है मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए कश्मीर के लिए। रागिनी जी,
मैं जवाहरलाल नेहरू जी से पूछने जा रहा हूं, पूछ के बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। ये इतने जोर जोर से स्पष्ट उत्तर चाहिए, स्पष्ट उत्तर। अरे भैया, 50 साल तक जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी बेटी, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनके पोते, ये सब लगे रहे, स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अभी इनको स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैं नेहरू जी से पूछ के बताऊंगा। देखिए, मैं तो चाहूंगी संबित जी कि आप 20, 25, 30 साल बाद नेहरू जी से पूछने जाएं, क्योंकि उनसे पूछने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी नहीं। लेकिन जो गुजर गया, इतिहास के पन्ने पलटना बहुत आसान है और आप वो भी नहीं पलटेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की है स्वतंत्रता संग्राम में, वो नेहरू से क्या पूछेंगे और वो गांधी से क्या पूछेंगे? नहीं। एक मिनट, पूरा करने दीजिए। आज राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाले इतने राष्ट्रवादी थे, कितने कि महात्मा गांधी के खून में भी उनका नाम आ गया, जो गोडसे के मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिनके अपने नेता ही नहीं, जो दूसरे नेताओं को बटोरना चाहते हैं, वो आज बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। अरे राष्ट्रवाद देश को विकास के शिखर पर पहुंचाने से होता है, लोगों को बांटने से नहीं होता। एक बात सुन लीजिए, ये महात्मा गांधी के हत्या के मामले में मत बोलिए, एक तो भुगत रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट मैं लौटता हूं। आपने कहा वो क्योंकि बॉल कहीं और चली गई बाउंड्री के पार, आपने कहा मैच नहीं होने देंगे। ये मैं मान लूं कि आप मैंने कहा सरकार और बीसीआई अलग अलग है। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल गौरव भाई के साथ हूं, किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा, मगर मैं आप लोगों के भावनाओं को जहां पहुंचाना है वहां जरूर पहुंचाऊंगा। मैं दूत हूं, मैं संदेशवाहक हूं, मैं अपना काम करूंगा। मैं क्या यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में आकर बैठी हूँ या मैं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आकर बैठी हूँ? आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं, उससे किसी का क्या लेना देना? अच्छा चले, मतलब नहीं, आप कह रहे हैं कि अच्छा एक, बस मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बीजेपी कह रही है मैच नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई पर बीजेपी का जोर नहीं है। बीसीसीआई पे बीजेपी का नहीं, सरकार और बीसीसीआई अलग अलग है। बीसीसीआई एक स्पोर्ट्स बॉडी है, क्रिकेटिंग बॉडी है, सरकार नहीं है। मगर ये जो भावना लोगों की है, मैं एक टीम तो चली गई, टीम तो रवाना हो गई। हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हों। अगर जनता का भावना किसी तरफ है, मेरा काम यहाँ, मैं कोई पत्र साइन नहीं कर सकता, मेरी वो औकात नहीं है ना हैसियत है, मगर आप लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना, इतना तो एक संदेशवाहक छोटा सा लड़का कर सकता है, वो मैं जरूर करूंगा। माहौल को थोड़ा दे देते हैं। हल्का करता हूं कि लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा, लड़की के बाप ने लड़के के बाप से पूछा, आपका लड़का काम क्या करता है? लड़के का बाप बोला, हमारा लड़का तो भाई साहब राष्ट्रवादी धुआंधार है। हमारा लड़का तो भाई साहब राष्ट्रवादी धुआंधार है, कांग्रेस के 60 साल के गड्ढे भरने का ठेकेदार है। देखिए, हो ये रहा है कि आज कांग्रेस नहीं है सत्ता में, तो संबित जी मजा ले रहे हैं। कॉमेडी वॉडी कुछ नहीं, सब मजा लेते हैं। दिल्ली का भी ये मजा ले रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं पर्दे के पीछे। सुनिएगा, हो क्या रहा दिल्ली में? फंस गए अरविंद सर, गई झाड़ू बिखर, फंस गए अरविंद सर, गई झाड़ू बिखर, देखकर बीजेपी को मजा आ गया, देखकर बीजेपी को मजा आ गया। फंस गए अरविंद सर, गई झाड़ू बिखर, देखकर बीजेपी को मजा आ गया। बोलो गर आपकी सब ये साजिश ना थी, आग किसने लगाई, मजा आ गया। तो ये आग किसने लगाई दिल्ली में? ये इसमें मैं एक बात जोड़ दूं, फिर आप कहिएगा कि झाड़ू केजरीवाल की और भारत स्वच्छ आप करेंगे, क्या कहने? अच्छा, झाड़ू केजरीवाल की और भारत स्वच्छ आप करेंगे, क्या कहने? कांग्रेस की योजनाएं आपने चला दी, क्या कहने? कांग्रेस की योजनाएं आपने चला दी, क्या कहने? लाल बत्ती बैन की बत्ती केजरीवाल के दिमाग में जली थी। हाँ, सही बात। लाल बत्ती बैन की बत्ती केजरीवाल के दिमाग में जली थी और आपने अपने नाम से जला दी, क्या कहने? आप से जुड़ी हुई केजरीवाल वाला मैं उत्तर दे दूं पहले। अगर बंधुओं, आप तो देख नहीं सकते हैं पीछे मुड़कर, या देख सकते हैं तो देखिए, अगर वो होर्डिंग को देखेंगे, वो जो आंख टिमटिमाता हुआ नेताजी नजर आ रहा है, मुझे तो वो केजरीवाल ही नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखिए,
वो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जैसे ही नजर आ रहे हैं। दूसरी बात है, केजरीवाल जी के झाड़ू बिखारने के लिए, उसको बिखराने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सक्षम है, वो अपने आप ही सक्षम है। किस प्रकार तिनका बिखार देंगे, वो कर देंगे, वो कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। जहां तक योजनाओं का, कांग्रेस की योजनाओं का संबंध है, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस और थोड़ी देर अगर सत्ता में रह जाती तो ये व्हाट्सएप का नाम रखती राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना। तो इनका बस चले तो ये केवल गांधी परिवार के नाम पे सारे योजना रख के चल रही थी। हमारा तो बड़ा स्पष्ट आंकलन है, हमारा आंकलन है गरीब जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको आगे बढ़ाना। पिछले दिनों संबित जी क्या हुआ था, एक बड़ी गहरी बात है ये, मैं कभी कभी कर देता हूँ गहरी बात। पिछले दिनों खबर आई थी सर कि 68 साल के बाद 68 साल के बाद चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार हुआ था। तो मैंने सोचा कि 68 साल तो कांग्रेस का शासनकाल था, तो उसमें चांद का भी शोषण हुआ है। देखिए, हमारे कवि महाशय ने तो स्वच्छ भारत की बात की, बिल्कुल सही कहा। निर्मल भारत योजना को स्वच्छ भारत योजना का नाम दे दिया गया। मंगलयान से लेके वैष्णो देवी माता तक कटरा ट्रेन जो चली, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो बनी, बहुत सारे पावर ग्रिड गैस लाइन जो बनी, जिनकी नींव कांग्रेस पार्टी ने खोदी और 90% तक काम किया, उसका फीता काटने का काम संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर असल में जिनकी फितरत ही दूसरों का श्रेय लेना हो, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ कि आज बड़ी मुहिम ये भी चल रही है, सड़क का नाम बदलिए, उसका बदलिए। आप 10 बनाएं और 10 नए नाम रखें। अपने को बड़ा करने के लिए दूसरे के पैर क्यों काटते रहते हैं? दूसरे का पर छीटाकशी किए बिना आपका नेतृत्व क्यों उभरा हुआ नहीं दिखता है? मैं तो केवल यही बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप योजनाएं बनाएं नई और उनके नए नाम रखें। दूसरी की योजनाओं के नाम बदल लेकर आप श्रेय लेते भी रहेंगे तो भी इससे बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। एक बात मेरे समझ में आ रही है किशोर भाई, आप दोनों के बीच में जो एक सांस्कृतिक वार्तालाप चल रहा है, ये जो पीछे जितने बैठे हुए हैं ये भी कुछ समझ गए हैं, जितने भी हैं, ये क्या क्या चीजें पॉलिटिक्स क्या करती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कवि लोग हैं, हम आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए नेता ही काफी है। वोट मांगते कर रहे, वोट मांगते कर रहे, गली गली में शोर, लेकिन हल्ला हो गया हर पार्टी में चोर चोर मोसेरे भाई, मलाई मिलकर खाई, किए कितने घोटाले, बाहर चिकने चोटाले। और सुने दो पंक्ति, सिर पर चढ़कर बोलती ये सत्ता की भंग, दिल्ली के दरबार में खूब मचे हुड़दंग, कहीं ये चप्पल मारे, किसी के कपड़े फाड़े, सदन में धक्कम धक्का, चढ़ गई हाय मुनक्का। अंतिम दो, आखिरी दो पंक्तियां अपनी बात भी कह रहा हूं, समापन करता हूं। आजादी के नाम पर, गौरव सुनो, आजादी के नाम पर बने कोढ़ में खाज, गोरे तो जाते रहे, कालों का है राज, राज अंधों का भैया, सबसे ऊंचा है रुपया, मंत्री बन गए लुटेरे, डाकू संसद में ठहरे। बोल बाके बिहारी लाल की। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम है, तो उसी दिशा में ज्यादा सवाल आते जाएंगे और उन्हीं के पक्ष के आते जाएंगे। कोई मुझे उससे समस्या नहीं है। कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ सफल होते हैं, जैसे बिहार में हुआ, जैसे यूपी में हुआ, कुछ असफल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस का अपना विचार है, वो मैं आपसे इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है, नर हो न निराश करो मन को। तो हम काम में लगे रहेंगे, देश की सेवा में लगे रहेंगे और फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आपने यूपी में बड़ा एक नायाब एक्सपेरिमेंट किया है और उसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में अपना सारथी बनाने की जरूरत क्या थी, हाथ में उनके गांडीव थमाने की जरूरत क्या थी, और जब गाड़ी थी इतनी मजबूत और टायरों की क्वालिटी A1, तो फिर इस गाड़ी में 2-2 स्टेपनी लगाने की जरूरत क्या थी?
जहां तक आप उनको स्टेपनी कह रहे हैं, हम तो उनको इंजन का पार्ट कहते हैं। ये देखने का अलग अलग तरीका है। स्टेपनी किसे कहते हैं मैं बताता हूं। वो जो दो लड़के थे उनमें एक स्टेपनी था, वो स्टेपनी होता है। ये तो इंजन है। मोदी जी ने हमेशा कहा है जितनी इंजन होगी उतने वेग से सरकार चलेगा। तो अच्छी बात है ना, अगर एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं तो और वेग से वहां डेवलपमेंट होगा। मगर स्टेपनी के बारे में मैडम से पूछिए। लेकिन आपके इंजनों में से, आपके इन तीनों इंजनों में से इतना धुआं निकल रहा है कि आज के आशिकों के मुंह काले हो गए साहब। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जी देखिए कितना तेज विकास हो रहा है यूपी में, वो तो अभी सहारनपुर में ही पता चल गया। तो कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक जिस तरह से अपने ही देश के लोगों के खून से हाथ रंगे हुए नजर आ रहे हैं, उस पर मैं ये कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ कि आ गई फसल सुकूं चाक गरेबां वालों, सिल गए होंठ कोई जख्म सिले या न सिले, दोस्तों बज़्म सजाओ के बहार आई है, खिल गए जख्म कोई फूल खिले या न खिले। चलिए उत्तर प्रदेश में गुलाब के फूलों की हालत खराब हो गई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नए जमाने के आशिक पर डंडा धरकर मानोगे? नए जमाने के आशिक पर डंडा धर के मानोगे? और तोता तोती के मतवाले पंख कतर कर मानोगे? और फूल गुलाबों की जगह राखी के धागे छाएंगे, वैलेंटाइन डे को रक्षाबंधन करके मानोगे? नहीं, बहुत वाजिब प्रश्न है। सर मैं यहाँ बता दूं, ये तोता, मैंने अपनी बीबी से कहा कि सलवार कुर्ता नहीं साड़ी पहन के चल। ना डर लगता सुनिए, ऐसा है कि तोता मैना को तो हम अलग नहीं कर रहे हैं। जिसको आप तोता सोच रहे हैं वो गिद्ध है। गिद्ध जो गिद्ध मैना के इर्द गिर्द उड़ रहे थे, उन गिद्धों का मुंह काला कर रहे हैं। भारत बच गया, भारत विजय हो गई। अब नरेंद्र बाहुबली जी मेरी एक बात सुन ले। क्या कभी जुमलों से देश ये चलता है? क्या कभी भाषण से पेट ये पलता है? क्या बात है, वाह। क्या कभी निंदा से दुश्मन डरता है? क्या कभी संयम से शौर्य निखरता है? कैसे हैं ये 3 बरस दर्द हुए ना कम, भेद है अवसर में कैसे जिएंगे हम? जाति का झंझट, धर्म की खटपट, रिश्वत खोरी, धन की चोरी, सूखी धरती, जनता मरती, महंगाई ने मारा। तुमसे ये कहता किसान बेचारा, मोदी देना साथ हमारा। अंतिम पंक्ति और, तुमसे कहता किसान बेचारा, मोदी देना साथ हमारा, सरहद मांग रही है सहारा, मोदी देना साथ हमारा। देखिए भाषणवीर सरकार के जो 3 साल का कार्यकाल है वो सबके सामने है। अब मैं जो मुद्दे थे वो बहुत ज़्यादा दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगी, पर अपनी बात फैज़ की इन्हीं पंक्तियों के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, था इंतज़ार जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अब रागिनी जी के बात से याद आ गया, वो कह रहे हैं कि ये वो शहर नहीं। बिल्कुल सही, ये वो शहर नहीं। मुझे इतना नहीं आता भैया, मुझे उर्दू नहीं आती है। भाव बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। शहर मतलब सिटी। देखिए मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं जैसा प्रोनाउंस करता हूँ वैसे ही कर देता हूँ। देखिए ईस्ट इंडिया के लोगों का मजाक मत उड़ाइए भैया। ईस्ट इंडिया के लोगों का थोड़ा सा हम लोग का ये रहता है। ये वो शहर नहीं है, ये वो सिटी नहीं है, उनका कहने का मतलब है। मैं कहना चाहूंगा, हाँ ठीक कह रही है, ये वो शहर नहीं है जहाँ दाग भी अच्छे थे। इनके तो दाग भी अच्छे थे। ये ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। समित पात्रा और रागिनी नायक आज हमारे साथ थे लपेटे में नेताजी में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर से शुक्रिया अदा करेंगे पवन आगरी जी का, आजाद शत्रु जी का, सुनील साहिल जी का और गौरव चौहान जी का। लपेटे में नेताजी अगले हफ्ते फिर इसी समय देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।